कई लोग मैंने सुना है आफ्ताब इकबाल बनने की कोशिश करते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, लोग आपको सुनने में आया होगा। आई वोंट लाई, मैं सच बोलूंगा, मुझसे बड़े आए और वो चले गए। इन्वेस्टर अच्छा लग गया। भाई साहब आपने बहुत सही बात की है। या तो आप लुटे हुए हैं या किसी को लूटा हुआ है। मंसूर अली खान साहब भी आपके दोस्त हैं? जी हाँ जी हाँ जी हाँ, उसमें सरखेल वही बैठे हुए थे। हाँ जी। अमानुल्लाह साहब कैसे थे? वो उतार के मास्क में नेड़े आ, तो मैं करीब गया तो मुझे कहते हैं, मैनू पता है तू मीडिया च कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन एक गल मेरी याद रखी, कभी दूसरी शादी ना करी। 20 साल में शादी होगी तो ये लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? बड़ी अच्छी उसके साथ दोस्ती भी है। मुझे उसकी वेट, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर मुझे बहुत अच्छा लगता है। पूरी दुनिया में कपिल इज कपल्ड विद आवर टैलेंट। हमारे यहाँ के लोग हैं जो लिख के चीजें भेज रहे हैं, मुझे पता है, मैं उन्हें जानता हूँ। जी हाँ, अभी नेटफ्लिक्स में भी जो उनका शो चल रहा है जी उसके अभी लिए भी भेजते हैं। मैं आपको नाम बता देता हूँ। सुनो पॉडकास्ट में आज हमारे साथ हैं हारून रफीक, जो कि होशियारियां के होस्ट हैं। उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान में ऐसा कौन सा कंटेंट राइटर है जो आज भी कपिल शर्मा का कंटेंट लिखता है। हारून रफीक को अमानुल्लाह ने अपने आखिरी वक्त में ऐसा क्या कहा कि उन्होंने मीडिया ज्वाइन कर लिया। ये तमाम बातें जानने के लिए इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखिएगा। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला है। आपने बड़े प्यार से बुलाया, मैं हाजिर हूँ। हमने बड़ी देर से बुलाया हुआ था। जी बस मैं उसके लिए भी माजरत खा हूँ। ज़िंदगी की रफ्तार को इतनी तेज़ हो गई है कि समझ में नहीं आता कि ये किस तरह स्लो डाउन होगी। बहुत दफ़ा जी चाहता है कि यार कहीं तन्हाई में चले जाएं, खामोशी से बैठ जाएं, किताब में घुस जाएं, लेकिन अब तो किताब के भी 4 सफ़े पढ़ो, कभी फ़ोन बज जाता है, हाँ। कभी कोई आदमी मिलने आ जाता है, कभी कुछ, तो बहुत रफ्तार हो गई। तो फिर ये एक अकेला टाइम जो होता है बंदे को चाहिए होता है, क्रिएटिव आदमी को तो खास तौर पर चाहिए होता है तन्हाई वाला वक्त। जी हाँ। और तन्हाई के साथ कुछ वो अपने अपने शोगल जी। लगाता रहता है। जी। तो आप किस टाइम पे निकलते हैं उस टाइम के लिए? अच्छा, मैं जी तन्हाई वाला शुगल तो कोई नहीं करता, ठीक है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट सिंस आई रीड बुक्स अ लॉट, अच्छा। और कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, तो उनके बारे में पढ़ना अकेले में बैठ के बहुत अच्छा लगता है। तो उसके लिए मुझे जब एक्सक्लूजन चाहिए होती है तो एट टाइम्स आई गो अब्रॉड। वेरी नाइस। और एट टाइम्स मैं सेल फोन बंद करके, सब कुछ बंद करके, और अपने कमरे में बिल्कुल खुद को Isolate. एक, जी हाँ, आइसोलेट करके, एक क्या वो जॉर्ब या जॉर्ब बॉल होता है, उसके अंदर खुद को ले जाके तो फिर तसल्ली से वक्त गुजारता हूँ, और बड़ा रिफ्रेशिंग होता है वो एक्चुअली। जी हाँ, आप जब उस रफ्तार को तोड़ते हैं ना, तो जब उसकी दूसरी तरफ आप निकलते हैं तो आप दोबारा से ना रिजुविनेट हुए होते हैं। यस। तो वो बहुत अहम। तो इस बात में हकीकत है हारून भाई कि मतलब अगर आप बहुत एक्सर्जन ले के थक गए हो और फ्रस्ट्रेट हो गए हो कामों से, जो आपका एक्चुअल रूटीन का काम होता है, जिस तरह आपका एक माशाल्लाह होस्ट का काम है, आपने स्क्रीन पे आना है, डेली रेडी होना है, और फिर वही सारी स्क्रिप्ट और ये सब चीज़ें, शो पूरा प्रोड्यूस करना, तो फिर उसके बाद इतना मतलब बीच में से टाइम निकाल लेते हैं कि यार हाँ भाई ये टाइम स्पैन मेरे लिए है, जिसमें मैं पूरा ज़रा रिलैक्स होकर वापस कम बैक जब करते हैं तो परफॉर्मेंस में कोई बेहतरी आती है? अच्छा, बेहतरी तो उसमें बहुत आती है, लेकिन यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा। होता क्या है कि जो लोग बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं या कुछ अचीव कर लेते हैं बड़ा, तो उसके बाद वो कुछ मेडल्स अपने दिखाते हैं लोगों को। यस। एक मेडल ये होता है कि मैं मेहनत बहुत करता हूँ। एक मेडल आपने अक्सर सुना होगा, जब मैं शहर में आया तो मेरी जेब में 10 रुपए थे, बिल्कुल ऐसे या ही बड़ी 20 रुपए स्टोरियां थे। सुनी। ये असल में मुझे ये लगता है, सबसे माजरत के साथ, आई कैन बी रॉन्ग, कि ये थोड़ा सा ना वो शो ऑफ करते हैं कि देखो कल मैं क्या था, आज मैं क्या हूँ। तो दिस इज़ अ बिट ऑफ शो ऑफ। तो आई वुड से कि अल्लाह का शुक्र है, जब मैं शो बना रहा होता हूँ या शो की तरफ आ रहा होता हूँ, तो हुआ ये है कि अल्लाह ताला ने ना बचपन से ही एक ख़ास अंदाज में ट्रेनिंग की। सही। उस वजह से मेरे लिए बहुत आसान होता है देखने में। मैं यहाँ ये भी कह दूँ कि जो लोग मेरे शो पे आते हैं, मेरे सेट पे आते हैं, मुझे काम करते देखते हैं, वो हमेशा यही मुझे कॉम्प्लीमेंट देते हैं, यार आप बड़ा काम करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। अच्छा। बड़ी एनर्जी। लेकिन सच्ची बात ये है कि अल्लाह ताला ने, देखें, हर इंसान को कोई ना कोई एबिलिटी दी होती है। तो सच्ची बात ये है कि कोई मेहनत नहीं है, कुछ नहीं है, एक बचपन से एक चीज़ आप इनकलकेट कर लेते हैं, आपके अंदर इम्बाइब हुई होती है आप किसी ख़ास तरीके से, तो उसको लेके चलना, और जो आपको आता है करना, जो आपके लिए बहुत आसान है करना, वो आपके लिए मुश्किल नहीं होता। तो ये झूठ होगा। अच्छा। तो जब मैं शो बना रहा होता हूँ, एक्चुअली मैं एंजॉय कर रहा होता हूँ। ओके। इसलिए वो टाइम मेरे अदर बिजनेसेस में मुझे बहुत हेल्प आउट करता है। वाह। कि जब मैं वहाँ वापस जाता हूँ तो आई एम फ्रेश। ओके। अच्छा, बचपन की बात हो ही रही है जी जी। तो बचपन की ट्रेनिंग, बचपन था कैसा,
स्कूल कौन सा था, कॉलेज कौन सा था, यूनिवर्सिटी कौन सी थी, और थोड़ा सा फिर आगे भी चलते हैं, लेकिन ये ज़रा पहले बताएं। अच्छा, मैं इन शॉर्ट ये बता दूं कि बचपन बहुत अच्छा था। उसकी वजह ये है कि मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें थीं, ये ऐसे तजर्बात थे जो हर एक को नसीब नहीं होते। वो ये कि आई वॉज बॉर्न एंड रेज्ड इन अ फैमिली वे माई फादर वॉज फ्रॉम अ विलेज चकवाल, सही है, मदर फ्रॉम लाहौर। ओके, तो आपको अपने पेरेंट्स के अंदर ना दोनों रंग मिल गए। सही कह रहे हैं कि वहाँ के जब रिलेटिव्स आते हैं तो वो गांव के हैं, तो आपने वो चीज़ देख ली, ऑब्जर्व कर ली। मदर के रिलेटिव सारे लाहौर के हैं, तो आपने वो चीज़ भी देख ली। फिर वेयर आई वाज रेज्ड, वो लाहौर का मजंग का एक इलाका है। जी जी, समनाबाद। समनाबाद तो फिर बहुत आगे की बिल्कुल, वो जाके थोड़ा सा ही आगे है, थोड़ा सा आगे। तो वो जो मजंग का इलाका है ना, वहाँ पे आप स्ट्रीट स्मार्ट बनते हैं। सही कह रहे हैं। अब बाहर निकलते हैं, भांत भांत के लोगों को मिलते हैं। तो होता क्या है कि वो हेल्प आउट कैसे किया या ये अच्छा कैसे था, वो ऐसे अच्छा था कि जैसे गोल होता है ना किसी भी फुटबॉल मैच के अंदर, यस, तो वो अगर आप उसको रिवर्स करें ना, फुटेज को, कहीं ना कहीं किसी क्वार्टरबैक ने एक ऐसा पास दिया होता है जो एंड अप हुआ गोल पे। बिल्कुल, आखिर में किक जिसने किया, गोल उसके नाम हो गया, गोल इसके नाम लेकिन वो चला कहीं और से, ऐसे ही है। वजह कोई और। तो वहाँ पे मुझे ऑब्जर्व करने का मौका मिला हर तरह के लोगों को, अंदरून टाइप के लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को। अब उस गली में अल्लाह की मेहरबानी ये थी कि उस गली में बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी थे, ठीक है, और बिल्कुल जो अंदरून के जो अनपढ़ लोग होते हैं और जो बदमाश टाइप होते हैं वो भी थे, और जो पहलवान टाइप जिनकी बात ही गाली से शुरू होती है, जी, वो भी थे। अब आप ये अंदाज़ा करें कि एक रोज़ मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था, तो मैं घर से निकला गाड़ी पे, तो हमारे मोहल्ले में एक साहब फिरते थे, वो सफ़ेद कोट पहन के, और बहुत से यहाँ उन्होंने कलम लगाए होते थे और कागज़ ठोंसे होते थे और बाल खड़े होते थे। लोग उन्हें कहते थे पागल। अच्छा, और लोग ये कहते थे, ये मशहूर था कि ये पढ़ पढ़ के पागल हो गए। तेरी पढ़े लिखे पागल थे, पढ़ पढ़ के। तो वो दंदनाते फिरते थे गली में। तो मैं जा रहा था, तो उन्होंने मुझे रोक के मैंने शीशा उतारा, तो मुझे उर्दू में कहने लगे कि ये यूनिफॉर्म तो गवर्नमेंट कॉलेज का है। अच्छा, मैं ये डर गया कि ये को पत्थर वत्थर मार देंगे, हम तो पागल ही समझते थे, कभी बात ही नहीं हुई इनसे। तो मैंने कहा जी गवर्नमेंट कॉलेज का है। तो कहते हैं तुम्हें पता है आज की तारीख की अहमियत क्या है सब कॉन्टिनेंट के लिए? ये उनके अल्फाज थे जिनको मोहल्ले वाले समझते पागल आदमी फिर। तो मैंने कहा जी नहीं, मुझे नहीं पता। तो कहते हैं आज सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे। तो वहाँ से मुझे अंदाज़ा हुआ कि पढ़ा तो वाकई इन्होंने बहुत, तो ये माकूल आदमी है। सही। तो वहाँ मैंने हर तरह के रंग देख लिए। फिर उसके बाद स्कूलिंग अच्छी हो गई। अब पहले वो एसेना था। स्कूल कौन सा था? एसेना फाउंडेशन। अब वो वहाँ पे लकास बन गया मेरा ख्याल है, वो चौधरी ज़हूर अलाई के घर के बिल्कुल ऑपोजिट होता था। फिर उसके बिल्कुल बराबर में एक स्कूल खुला। ये भी अल्लाह ताला की मेहरबानी एक हो गई, एक ऐसा स्कूल खुला लाहौर के अंदर जिसने अपनी बहुत सारी ब्रांचेस इकट्ठे खोली। ठीक है। बहुत एम्बिशियस आदमी थे जिन्होंने वो बनाया, और उन्होंने एक ऐसा स्कूल बनाया जिसमें वो ये चाहते थे कि बच्चे जब मैट्रिक करके निकलें तो उन्होंने चार्ल्स डिकन्स से लेकर शेक्सपियर तक सबको पढ़ाओ। ओके। तो मेरा वहाँ पे कोई 10वां बैच था। जब मैं वहाँ से पढ़ के निकला तो बाय द टाइम मैंने मैट्रिक किया वहाँ से, तो मैं पढ़ चुका था इवन जो हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं उनकी ट्रांसलेशंस, इस्लाम के तमाम चीज़ें, चार्ल्स डिकन्स, शेक्सपियर, आर्थर कैनन डॉयल, कीट्स, ये सब पढ़ चुके थे हम। तो हुआ ये कि वो सडनली इन एन एक्सीडेंट ही पास्ड अवे। ओके। नोबडी वाज देयर विद द विजन एंड द मिशन। तो वो स्कूल्स, उनका नाम हुआ करता था कौमी फाउंडेशन हाई स्कूल्स। ठीक है। तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो गया, वहाँ वो बन गए शायद यूसुफ एकेडमी बन गए, कुछ इस तरह बन गए। तो वो स्कूलिंग थी। फिर गवर्नमेंट कॉलेज से जब मैं निकला तो फिर मैंने मास्टर्स किया कंप्यूटर साइंसेज में, फिर मैंने मास्टर्स किया बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशंस में, फिर मैंने ग्रेजुएशन किया तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी। अरुण भाई, ये कंप्यूटर साइंसेज फिर बिजनेस, ये सारी चीज़ें क्या मिक्सअप होती रही? अच्छा देखें, अभी लॉजिक दूंगा तो बड़ी अच्छी लगेगी कि मैं सुनने में बहुत अच्छा लगेगा कि जी मैंने सोचा और ये वो लेकिन मैं हकीकत बताऊंगा। मास्टर्स मैंने स्टार्ट किया कंप्यूटर साइंसेज में 2 वजूहात से। ठीक है। एक वजह ये थी कि अभी मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आना नहीं चाहता था। अच्छा। अभी मैं घूमना फिरना, याशी करना, एंजॉय करना चाहता। ठीक है। तो वो मैंने की,
लेकिन उस दौरान मास्टर्स हो गया। सही है। जब वो हो गया तो उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने जो पढ़ा है वो कम पढ़ा है। उसकी वजह ये है कि बचपन से मैं अपनी वालिदा को पढ़ते देखता आया था। सही। हमारे घर में किताबों के बड़े बड़े ढेर लगे होते थे। ओके। मैगजीन्स के, नॉवेल्स के, बुक्स के, मुख्तलिफ राइटर्स के, और मामूओं के और अम्मी के दरमियान हर वक्त गुफ्तगू किताबों पे और उनकी बातों पे हो रही होती। क्या बात। तो बचपन से वो चीज़ देखी। फिर उनको शौक था सीरियस थिएटर देखने का। सीरियस थिएटर देखने का, ठीक है। तो मेरे मामूज और मेरी वालिदा ये सब लोग बहन भाई जाते थे सीरियस थिएटर देखने। वेरी नाइस। तो जब जाते थे तो मैं गोद में होता था। तो बचपन से ही आंखों में रच बस गया एक थिएटर, स्टेज, ड्रामा, कहानी, किताब, जो मैं आपको बता। बिल्कुल। तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा थिएटर आना शुरू हो गया कॉमेडी की तरफ। तो बाय द टाइम वो कॉमेडी की तरफ आया तो इनका शौक खत्म हो गया और आपका शौक शुरू हो गया। मेरा शुरू हो गया। तो क्योंकि मुझे उसके अंदर दाखिल होके ना, हॉल के अंदर, वो एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती है। उसका एम्बियंस ही मुझे बचपन में ले जाता है, मेरे बेस्ट डेज के अंदर ले जाता है। तो मैं जाता रहा। बाय द टाइम के इस पे गाने शुरू हो गए। तब भी जाते रहे? नहीं, फिर मैं नहीं गया। क्या वजह बनी कि जाना छोड़ दिया? जाना इसलिए छोड़ा कि उस वक्त देखिए जवानी भरपूर थी और गाने देख के अच्छा भी बहुत लगता है हर आदमी को। उस दौर में आदमी देखना भी चाहता है, डांसेस एंड वुमेन डांसिंग एंड ऑल दैट। तब खैर इतना ज़्यादा तो बुरा हाल नहीं था जितनी इखलाकी गिरावट अब है। लेकिन उस वक्त एक चीज़ बहुत ज़्यादा जो है तंग करती थी, वो ये थी कि वहाँ और लोग भी हैं और वो देख रहे हैं कि मैं क्या देख रहा हूँ। तो एक शर्मिंदगी थी बहुत। मतलब वो लोग भी देख रहे होते थे कि आप क्या देख रहे हैं। जाहिर है जब मैं लोगों में बैठा हूँ, मेरे बराबर में लोग बैठे हैं, तो एक आप उनको देखते रहिएगा कि आप लोग क्या देख रहे हैं। जी अच्छा, हाँ, वो मुझे लगता है कि हमें जज किसी को नहीं करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि अल्लाह ताला ने मुझसे पूछना ही नहीं है कि उसने किसको सजा देनी है, वो उसने अपनी मर्जी करनी है। तो मैं कौन होता हूँ जज करने वाला, वो उसने जज करना है। लेकिन मुझे शर्म ये आती थी कि लोग देख रहे हैं कि मैं क्या देख रहा हूँ। तो मैं एक दो बार तो गया, तो मैं कह ही रहा था कि चाय के लिए बहुत शुक्रिया कि अमानुल्लाह साहब से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। उम्र में बहुत बड़े थे, लेकिन उनका बेटा गवर्नमेंट कॉलेज में अमानत मेरा दोस्त था। अच्छा। तो इसलिए भी उनके साथ बहुत दोस्ती होगी। हम क्लास फेलोज थे, मैं और अमानत। तो उम्र के फ़र्क के बावजूद हम एक दूसरे को जुगते लगाते रहते, आप और अमानुल्लाह साहब, और बहुत दोस्ती थी, बहुत प्यार था और मुझे बड़े अजीज़ थे वो। और जब वो दुनिया से गए एन उस वक्त तक मैं उनके साथ ही था और हॉस्पिटल में भी मेरी मुलाकात हुई। बल्कि जो आखिरी उन्होंने वसीयत मुझे की। अच्छा। हाँ, मुझे उन्होंने वसीयत की और मुझे नहीं पता कि उन्हें कहाँ से एहसास हुआ। उस ज़माने में मेरे जहन के किसी कोने में भी मीडिया मेरे लिए एज अ फील्ड नहीं था। ठीक है। और तब आपकी एज क्या थी? अभी आप कह लीजिए कोई 40 साल। ठीक है, 40 साल। और मैं लगता नहीं हूँ, लेकिन उम्र काफ़ी। जी हाँ, माशाल्लाह, उम्र काफ़ी। तो जब वो दुनिया से गए तो उन्होंने मुझे बुलाया। तो अब हुआ ये कि वो शीशे के अंदर थे और वो सब तारे वारे, मशीनें और पाइप लगे हुए, ऑक्सीजन लगी हुई, और हम बहुत दुख के साथ उन्हें देख रहे हैं कि यार ये देखो क्या इस आदमी ने क्या उरूज देखा। और फिर जाहिर है हर आदमी ने जाना है, बेशक। तो उन्होंने ना आंखें खोली और यूं शीशे के पार मुझे देखा, मुझे कहते हैं अंदर आओ। हाँ। मैं चला गया अंदर। तो अपना वो उतार के मास्क में नेड़े आ, तो मैं करीब गया तो मुझे कहते हैं मैनू पता है तू मीडिया च कुछ ना कुछ करेगा, वाह, लेकिन एक गल मेरी याद रखी। मैं हैरान परेशान कि मैंने तो कभी सोचा भी नहीं। मैंने कहा क्या? कहते हैं कभी दूसरी शादी ना करी। अच्छा, उनकी 4 थी। अच्छा। तो मैंने कहा जी ठीक है, मैं नहीं तो करूँगा। आपने अभी तक उनकी बात मानी हुई है या? जी हाँ, नहीं, बिल्कुल भाई, बिल्कुल एक ही शादी। बल्कि मैं तो वो कह देते एक भी ना करता भाई। अच्छा। तो अल्लाह का शुक्र है एक ही शादी। अच्छा, इसलिए क्योंकि पढ़ाई का टेम्परामेंट था घर में, किताबें पढ़ने का, तो इसलिए मुझे शौक था कि मैं हर एक से सब कुछ पढ़ लूँ। ठीक है, एक जुनून सा मिक्सचर सारी चीज़ों का आप अपने दिमाग में अपना जो है ना इकट्ठा कर लेते थे। कर लेता। ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा यार MCS तो हो गया, अब क्या किया जाए। तो फिर MBA एक अच्छी डिग्री है, बड़ा नाम है, वो की। फिर सोचा कि यार इस्लामिक स्टडीज़, रिलीजियस स्टडीज़ जो हैं
वो भी करनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि एक वाक़या ऐसा गुजरा था कि मैंने कहा यार ये ज़रूर पढ़ना है। ठीक है। तो फिर एक ग्रेजुएशन की मैंने इसमें इस्लामिक स्टडीज़ में, अच्छा। फिर एक मास्टर्स किया इस्लामिक स्टडीज़ में, माशाल्लाह। फिर सोचा क्या रह गया, तो LLB सोचा कि ये सर जो कोई चीज़ रहेगी तो फिर LLB कर लिया। LLB करने के बाद कुछ 6 माह मैं कोर्ट्स में भी गया देखने की। आपने कहा माहौल नहीं ठीक। नहीं माहौल ठीक है भाई, माहौल ठीक अच्छा? है, माहौल ठीक है। देखें वो उस तरफ बात जाएगी तो फिर वकला के मसाइल दूर तक चली जाएगी। वकला के बड़े बड़े मसाइल हैं इस मुल्क में, उस तरफ जाएंगे तो फिर लोगों को ये लगेगा शायद मैं कोई केस कुछ नहीं पकड़ा 6 महीने में। अच्छा नहीं, मैं क्योंकि नीम हकीम खतरा है जान, अच्छा, मुझे केस देने का उस वक्त मतलब यही था कि आप अपना केस जो है वो ख़राब करें। कोई फैमिली ओरिएंटेड जिस तरह के छोटे मोटे जो होते हैं वो तो पकड़े ही होंगे। हाँ, एक आध में मेरा नाम ज़रूर था। अच्छा, लेकिन कतई तौर पे मैं अच्छा वकील। तलाक करवाई कि नहीं? जी हो गई वो होनी थी। जब देखें, जब इफ अ वुमन कम्स टू द कोर्ट दैट आई डोंट वांट टू लिव विद दिस पर्सन, तो वो तो उसका हक है, बिल्कुल उसका राइट है, ऐसे ही है। तो वो तो हो गया। लेकिन 6 माह गया, जब मुझे समझ आ गई कि ग्राउंड रियलिटी क्या है और किस तरह काम होता है, सीख लिया, तो समझ लिया कि क्या चलता है, किस तरह। स्टिल एट टाइम्स आई गो। अच्छा, ये सारे टाइम जो आप बता रहे हैं, इस टाइम पे आप अभी कुछ नहीं कर रहे थे? नहीं, साथ बिजनेस कर रहा था। साथ बिजनेस कर रहे थे। साथ बिजनेस कर रहा था। वालिद मेरे जो हैं वो स्टील इंडस्ट्री से थे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे। वो एक स्टील मिल चलाते थे, साथ में ट्रेडिंग का काम था, तो मैं वही काम करता था। सही। और बल्कि मुझे याद है पहले दिन जब मैं गया वहाँ, तो उनके ऑफिस में, तो मैं जाके उनकी चेयर पे बैठ गया। तो जब वो आए तो उन्होंने कहा कि पंजाबी में मुझे कहा कि किधर, तो मैंने कहा जी बस काम पे आया हूँ, तो दफ्तर आया हूँ, तो बैठ गया। कहते हैं उठो खैर नाल, पंजाबी में। अच्छा, मैं खड़ा हो गया। उन्होंने हमारे एक चार्जमैन होते थे, वो भी अब इस दुनिया में नहीं, इफ्तिखार साहब, उन्हें बुलाया और कहा कि इसको नीचे वेल्डर के पास ले जाओ। अच्छा। और इसको वेल्डिंग सिखाओ। उसके बाद वेल्डिंग सीखी, फिर खराद मशीन पे काम किया, फिर उसके बाद मिल पे वो जैसे कह लें ग्रीस और ऑयल के साथ गर्म लोहे में वहाँ काम किया। उसके बाद मार्केट्स में एज अ परचेज़र जूते चटखाए 3-4 साल। तो ये सब काम भी साथ चल रहा था। अब्बा जी ने ट्रेनिंग सही करवाई। जी हाँ, वो ट्रेनिंग सही की। और अब फिर वो वक्त आ गया कि कुर्सी पड़ी थी, इंतज़ार कर रही थी, लेकिन बैठने को दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि एक प्रैक्टिकल आदमी इतना बन गया कि यार मैं खुद वहाँ मौजूद हूँ, तो फिर मुझे लग रहा काम सही, तो साथ काम भी कर रहा था। सही हो गया। अच्छा, यहाँ से फिर दोबारा से आप जहाँ पे थे कि वकालत भी कर ली? और वकालत के बाद फिर 6 महीने आपने वकालत करने के बाद कहा ये नहीं, उसके बाद फिर हुआ ये कि वो कहते हैं जब कुछ ना बन सका तो मेरा दिल बना दिया। हुआ ये कि उसके बाद कुछ नहीं बन सका मुझसे, क्योंकि बाय द टाइम आई डिड दैट आई वाज ऑलरेडी 34-35। अच्छा। तो अब बच्चों के इम्तिहान भी हो रहे होते थे और अब्बू के इम्तिहान भी हो रहे होते थे, तो इसलिए मैंने सोचा, बिकॉज आई गॉट मैरिड व्हेन आई वाज 20। अच्छा। आई वाज वेरी यंग व्हेन आई गॉट मैरिड। तो बच्चे भी माशाल्लाह साथ ही बड़े हो गए। हाँ, तो बच्चे भी आपके लेवल पे ही आते हैं, बड़ा भाई छोटे भाई वाला सीन होता होगा। जी, ऐसे ही है। तो बच्चे भी बड़े हो गए, तो अब फिर मैंने सोचा कि यार अब बस पढ़ लिया। तो असल में मैं यहाँ एक गुजारिश कर, ये बहुत बड़ी गलतफहमी, बहुत बड़ी, ये इस माशरे से निकालनी होगी कि अगर मैंने MCS कर लिया है ना कंप्यूटर साइंसेस में, तो अब मुझे कंप्यूटर के बारे में पता है, अब मेरे पास इल्म है कंप्यूटर। फॉर दैट मैटर, अगर मैंने उर्दू अदब में MA कर लिया है, तो अब मुझे उर्दू अदब का सब पता है, इल्म नहीं। ये बहुत बड़ा मसला है, और इसी वजह से हमारे बहुत से नौजवान बेरोजगार हैं। ऐसे ही है। मसला ये है कि MCS आपको सिखाएगा कि कंप्यूटर का इल्म कैसे हासिल करना है। ऐसे ही है। इल्म उसके बाद हासिल। बेशक। जब आप बाजार जाएंगे, जो आप फीस दिया करते थे उतने की किताबें खरीदेंगे, किताबें लेकर आएंगे, उन्हें घर में पढ़ेंगे, वो किताबें आपको इल्म देंगी। बेशक। फिर उसके बाद ये एहसास हो गया कि अब इन किताबों का हक है वो भी अदा करना है, वो अदा करना है। तो वो करता रहा, और देन द रेस्ट इज हिस्ट्री। और अब बिजनेस ही कर रहे हैं? जी, बिजनेस भी कर रहा हूँ, मेनली बिजनेस कर रहा हूँ। और फिर वही वालिद वाला। और मीडिया में फिर किधर से आ गए? मीडिया में जैसे आपको मैंने अपना पूरा सफ़र सुनाया, हाँ,
तो जैसे इन तब तक अमानुल्लाह टाइम तक भी आपने जिस तरह बताया कोई ध्यान नहीं था, और उन्होंने भी आपको कहा मीडिया जाएगा भी तो दूजा बयान ना करी। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो और जब उन्होंने कहा तो मैंने कहा कि नहीं, अब ये मतलब बूढ़े हैं और दुनिया से जा रहे हैं, और शायद इनके जहन में आ रहा है कि मीडिया की मैंने कोई बात कभी की है, हालांकि नहीं की। हुआ ये, जैसे अभी आपसे मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, इसी तरह मैं अपने दोस्तों में जब बैठता था तो बातें शुरू कर देता था, अब बोलता रहता था। और सबसे जो एक ऐसी चीज़ थी जो जिसकी सब तारीफ करते थे, वो थी सेंस ऑफ ह्यूमर। अच्छा, मेरे जो अल्लाह ताला का मुझ पे एक बड़ा कर्म है, और मुझे अगर कोई पूछे कि तुम्हारी ज़िंदगी में सबसे बड़ी अचीवमेंट्स क्या हैं, तो उनमें जो सबसे पहले शायद मैं नाम लूँगा वो ये लूँगा कि मेरे स्कूल के क्लास 1 का दोस्त भी आज भी मेरा दोस्त है, और मैं आज भी उसे मिलता हूँ। क्या बात है। और मेरा बात कोई दोस्त नहीं छोड़ के गया। क्या बात है। हम सब दोस्त इकट्ठे। वाह। तो हुआ ये कि एक रोज़ मैं ऐसे ही अपने दोस्तों में बैठा था, और सबको मैं तंग करता था, इसको छेड़ उसको छेड़, जुगत कर, ये कर वो कर, और इस तरह की बातें भी करनी जैसी मैं कर रहा हूँ। तो किताब भी एक आधी पकड़ के कोई उस पर भी बात करनी। तो एक रोज़ मेरे दोस्तों ने मुझे बिठा लिया, और वो सारे हाई अचीवर्स हैं। अच्छा, मतलब वो सब लोग बहुत अच्छी या तो पोस्ट पे हैं, ठीक है, या मशहूर लोग हैं। ठीक है। मंसूर अली खान साहब भी आपके दोस्त हैं? जी हाँ जी हाँ जी हाँ। उसमें सरखेल वही बैठे हुए थे। हाँ जी। और इत्तेफाक से यूं बिल्कुल सामने वही बैठे थे। मतलब वही बात कर रहे थे, दू बदू हुई थी। बचपन का फिर दोस्त होता है तो वो तो बिल्कुल सामने बैठा होता। ठीक है। तो बाकी सब जो दोस्त हैं वो भी हाई अचीवर्स हैं। ओके। तो सारे बैठे हुए हैं, तो मैं बड़ा परेशान कि भाई अजना ने मेरा करना की है कि सब खामोश हैं। तो बात ये शुरू हुई जी कि सबकी पॉजिटिव और नेगेटिव बातें की जाएं। तो मुझ पे आ गए। मुझ पे आके सब ने यूनानिमसली, ख्याल है कोई 12-15 लोग होंगे, अब मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, सब ने ये कहा कि हारून, यू आर अ कट आउट टू बी एन एंकर, व्हाई डोंट यू कम इनटू मीडिया। अब एक ने कहा, दो ने कहा, अब लॉयर भी हो गया, पुलिस वाला भी हो गया, सर्विसेज वाला भी हो गया, एंकर भी हो गया, मतलब सब लोग, ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, उन्होंने सबने यही कह दिया, सब ने यूनानिमसली कहा कि यू शुड कम इनटू मीडिया, यू शुड स्टार्ट समथिंग। और एग्जैक्ट वर्ड्स मंसूर अली खान के ये थे कि आई हैव बिन इन मीडिया फॉर लास्ट 13 years एंड मैंने आज तक ये जुमला किसी को नहीं बोला, और हारून मुझे लगता है मैं सारी ज़िंदगी किसी को ये जुमला नहीं बोलूँगा। मैंने कहा क्या जुमला भाई? तो उसने कहा कि मैंने तुमसे बेहतर कैंडिडेट टू बी एन एंकर नहीं देखा। ये मंसूर के अल्फाज। क्या बात है। अच्छा, आई हैड गूज बम्प्स जब उसने ये कहा। तो मैंने कहा व्हाट शुड आई डू? उसने कहा स्टार्ट अ शो। मैंने अच्छा चलो ठीक है। खैर लाहौर आ गए हम, नथिया गली में थे। अच्छा। मैं लाहौर आया तो मैंने अपने 2-4 दोस्तों से बात की कि यार कुछ स्टार्ट करना है, यार कोई शो स्टार्ट करना है। तो अब शो स्टार्ट करना था तो पहले मुझे, क्योंकि आदत थी वालिद साहब अली के वेल्डिंग पे जाओ पहले, हाँ, देखो प्रोज एंड कॉन्स उसके साथ। मैं पहले डायरेक्शन की किताबें ले आया। अच्छा, उसकी किताबें ही ले आया? किताबें ले आया मैं, थोड़ी सी वो पढ़ी, पढ़ के फिर मैं लाइटिंग की किताबें ले आया, थोड़ी सी लाइटिंग पढ़ी। अच्छा 10 में से 10 तो नहीं पढ़ी, लेकिन 10 में से 3 पढ़ ली कि मुझे पता हो कि यार लाइट है क्या, इसका कितना बान डोर बंद होना चाहिए। ठीक है। कैमरा ले आया, उसको सीख लिया। मतलब मैंने अपने तौर पे सारी प्रोडक्शन जो है ना वो समझ ली, एडिटिंग भी कर ली, एक आधा इंटरव्यू कर लिया मैंने घर पे। ठीक है, वो कर लिया, फ्रेम्स बना लिए, सब कुछ सीख लिया। अच्छा, किसी के साथ किया था पहला इंटरव्यू? जी, अपने ही एक दोस्त को बुलाया। वो कौन था? हाँ, मेरा एक दोस्त है फरीद। अच्छा। वो बहुत ज्यादा दिल बर्दाश्ता था। उस दिन ऋषि कपूर फौत हुए थे। अच्छा, आपने जरा तो he was crying, वो ऋषि कपूर पे रो रहा था वो। तो मैंने कहा यार तूने अगर रोना है ना तो आजा मेरे कैमरे के सामने इंटरव्यू में आ। हाँ, तो वो आ गया। अच्छा कैंडिडेट ढूंढा आपने। हाँ, अच्छा, तो वो इतना परेशान था कि मतलब उसको पता नहीं क्या स्वेटर पसंद थे उसके, क्या, खैर बहरहाल। तो वो अपनी बातें करता रहा, रोता पीटता रहा। मैंने वो चीज़ें सारी रिकॉर्ड, तब आपको पता चला कि किस तरह कंटेंट निकाला जाए। ठीक है। उसके बाद मैंने सोचा क्या शो बनाया जाए। जब दोस्तों से बात की तो अमानत मेरे पास आए, अमानुल्लाह साहब के बेटे। अच्छा, ठीक है। अमानत ने मुझे आके कहा यार एक टीम है जो आफ्ताब इकबाल साहब का शो बनाया करती थी, वो सारी टीम जो है अब फारिग है। उसमें हनी अलबेला है, आगा माजिद है, और 2-4 नाम हैं। तो वो सारे इस वक्त कुछ नहीं कर रहे। तो मैं अगर उनसे बात करूं, और ये कब का टाइम है? दिस वुड बी आई थिंक 2020। अच्छा, ठीक है, 4 साल पहले। जी हाँ। तो कहता है वो डायरेक्टर भी, प्रोड्यूसर भी, सब सारे फ्री हैं। तो उनकी उन दिनों में वीडियोस चल रही थी, रूबी अनम भी थी, वीडियोस चल रही थी उनकी यूट्यूब पे। आप न्यूज़ वाला सीन तो नहीं हुआ था उनके साथ?
ये टाइम वो पता नहीं मुझे ये, क्योंकि इसका अंदाज़ा नहीं कि क्या हुआ था उनके साथ, लेकिन वो सब फ्री थे उस वक्त। ठीक है, सब फ्री थे और वो यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे होते थे कि अब ये भी फ्री हो गया, ये भी हमारे पास आ गया। ठीक है, जैसे रूबी अनम आई तो उसका इस्तकबाल हो रहा है, वो सब फ्री हो रहे हैं। समझ गया। तो उसने कहा कि मैं उन सबको बुलाता हूँ, प्रोड्यूसर को भी, डायरेक्टर को भी, तो कोई शो बना लेते हैं। ठीक है। अच्छा, वो सब आ गए, मैंने एक बोर्ड रूम में बुला लिया उन्हें, एक होटल का बोर्ड रूम मैंने बुक कराया, उसमें बुला लिया, क्योंकि बिजनेस की आदत थी, वो पता था कि यार इस उसी अंदाज से मैंने वो स्टार्ट कर दी मीटिंग। उस मीटिंग में हुआ ये कि मैंने उन्हें बताया कि मेरा शो जो है वो 3 सेट्स पे मुश्तमिल होगा। ठीक है। एक सेट होगा लाइब्रेरी का, जिसमें एक रोस्ट्रम पड़ा होगा। ठीक है। आई वुड टॉक अबाउट अ बुक और उसकी सारी डिटेल बताऊंगा और ये वो। ठीक है। एक सेट होगा टीवी लाउंज का। ठीक है। उसमें मैं कोई ना कोई मेहमान बुलाऊंगा, उसमें एक कॉमिक रिलीफ भी आ जाएगा कि कोई ना कोई मेरा काम वाला बन के आ जाएगा जो मजाक करेगा, करेक्टर आ जाएगा। एक सेट लगेगा जिसमें टीवी और मूवीज के पोस्टर्स होंगे। अच्छा। उसमें मैं मूवीज पे बात करूंगा, रिव्यूज, जो मेरे शौक हैं, ठीक है, मैं उन पे बात करूंगा। ठीक है। और एक में मैं वो मेहमान बुला लूंगा घर के ड्राइंग रूम में। अच्छा, और वो सारे सोच रहे बैठ के, सारे बैठे हुए कि सन इन्वेस्टर अच्छा लग गया। हई साहब, आपने बहुत सही बात की है। या तो आप लुटे हुए हैं या किसी को लूटा हुआ है। अच्छा, खैर, तो हुआ ये कि उस रफीक लग गया। तो उन्हें ये लगा कि शायद लगा होगा उस वक्त, नहीं लगा होगा, ऐसे नहीं शायद वाली बात ना। अच्छा, तो उन्होंने मुझे कहा, बोर्ड रूम में आपने बिठाया जी हाँ होटल के जी, तो फिर उन्हें लगा होगा कंफर्म। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि अच्छा, अब उन्होंने किया क्या? अब उन्होंने किया ये कि एक लतीफ़ा है, उससे मैं बात आपको ज़रा ज़्यादा क्लियर कर दूंगा। हाँ जी। कि एक गांव में ना, पुराने ज़माने में एक रिश्ता करने के लिए या रिश्ता देखने के लिए लड़के वाले लड़की वालों के घर गए। ठीक है। अब लड़कियां उस वक्त पढ़ी लिखी नहीं होती थी। उन्होंने कहा जी हमारी बेटी तो बहुत पढ़ी लिखी। उन्होंने कहा अच्छा, वो कैसे? कहा बेटा वो ताया का ख़त लाओ। अच्छा। वो ख़त लाई, पढ़ के सुनाओ। जी मैं आपका ताया कुवैत से, और मैं यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, रेडियो सुनता हूँ वगैरह। बड़े मुतासिर हुए। उन्होंने कहा जी हमें तो यही बहू चाहिए। ठीक हो गया। तो उनके गांव में मशहूर हो गया कि पढ़ी लिखी लड़की ला रहे हैं। हाँ। वो आ गई। जब पहला ख़त उनके घर में आया, ससुराल के घर में, बेटा पढ़ो, तो उसने खोला, उसने कहा जी मैं आपका ताया कुवैत से मैं रेडियो सुनता हूँ और बड़े सुकून। सेम लाइन्स। जी। पता चला कि उसने रटा हुआ था एक ही ख़त। तो हुआ ये कि उन्होंने पहले तो मेरा उस सेट में से 3 दीवारें निकाली बातों बातों में। ठीक है। वो नहीं, फिर 2 फ्लैंक्स लगाए कॉमेडियंस बेटा, जो उन्होंने किया हुआ था ना, उन्होंने कहा कर आगे उन्होंने वही बना दिया। वो वही होना जो हमने करना है। एग्जैक्टली। ठीक है। अब जब वही, क्योंकि मैं, अच्छा, स्लॉट किस तरह मिल गई? एक ये बड़ी मतलब आम बात है। स्लॉट नहीं मिली, यही बताने लगा। हाँ। मैंने अपने फार्म हाउस पे सेट लगाया। अच्छा। और यूट्यूब पे 0 सब्सक्राइबर्स पे शो अपलोड कर दिया। और उसका नाम तब भी होशियारियां था, गुस्ताखियां। उसका नाम था गुस्ताखियां। ठीक है। शो अपलोड किया 0 सब्सक्राइबर पे। एक इसमें भी एक अल्लाह ताला की मेहरबानी, उसकी रहमानियत का इजहार है। वो ऐसे कि आज शाम को मैंने अपलोड किया, सुबह तक 1000 सब्सक्राइबर्स, 3 दिन में 11,000 सब्सक्राइबर्स, चौथे दिन मोनेटाइज। वाह, ठीक है, क्या बात। 1 महीने में 1 लाख सब्सक्राइबर्स। बेहतरीन। अच्छा, अब खैर वो मैंने बना के अपलोड करना शुरू कर दिया। ठीक है। अब जब वो शो चल गया तो आप फिर मेहरबानी देखें अल्लाह ताला की कि 7 जनवरी 2021 को मैंने पहला शो अपलोड किया, और 20 जनवरी को पाकिस्तान के सबसे बड़े जो चैनल्स जिनमें जियो भी है, मुझे वहाँ से कॉल आ गई। अच्छा। जी हाँ, जियो से भी कॉल आ गई? जी, कॉल आ गई। विदिन 13 डेज मुझे कॉल आ गई। अच्छा, फिर 1-2 और चैनल्स, GNN, उनके एक साहब घर आ गए। अच्छा, अब ऑफर्स आने लगी, लेकिन मैं थोड़ा सा उस वक्त था कि यार मुझे देख के चलना है। हाँ, मोहतात रहना। जी। मुझे कोलैब की भी ऑफर्स आनी शुरू हो गई कि हम चैनल पे कोलैब कर लेते हैं। मैंने कहा कि आई वेट, आई स्लीप ओवर इट। ठीक है। ARY न्यूज़ से कॉल आई। ARY न्यूज़ की कॉल आई तो उसमें एक फ़र्क था जो बाकी कॉल्स से बिल्कुल डिफरेंट था। अच्छा। वो ये था कि जो मुझे कॉल आई, उन्होंने साथ गाड़ी का कहा था? नहीं, गाड़ी का नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि देखिए जितनी कॉल्स मुझे आई उसमें उन्होंने मेरे काम की बहुत तारीफ़ की। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप हमें मिलें,
बैठ के बात करते हैं, ठीक है, आप क्या लेंगे, हम क्या देंगे, ठीक है, कैसे बनेगा, क्या होगा, लेट्स टॉक अबाउट इट। ठीक है। जब यहाँ से कॉल आई तो हु कॉल्ड मी वाज प्रेसिडेंट ऑफ ARY, जो भी हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, अमाद यूसुफ साहब, उनकी कॉल थी। अमाद भाई ने डायरेक्ट मुझे कहा कि भाई हम तुम्हारे साथ शो बनाना चाहते हैं, बनाओगे? वाह, कोई दूसरी बात नहीं, ही मेंट बिजनेस। क्या बात है। मैंने कहा बनाऊंगा। वाह। उन्होंने कहा कि कल कराची आ जाओ। मैंने कहा 2 दिन मेरी रिकॉर्डिंग्स हैं, परसों आ जाऊंगा। मैं जब कराची गया, ही गेव मी अ ब्लैंक पेपर, 7 कलम, कि लिखो क्या क्या चाहिए शो के लिए। वाह। कोई बात नहीं, आपने इतना इंटरव्यू जो लिया, क्या पढ़ा हुआ है, कहाँ से हो, नहीं ये वो, कुछ नहीं, नथिंग। उन्होंने कहा भाई लिखो, शो बनाना है। उसी वक्त बुलाया जो सेट डिज़ाइन, जो डिज़ाइन के हेड हैं, उनको बुलाया, ये जैसा सेट कहते हैं यार बना दो। और साथ ही प्रोग्रामिंग के जो हेड हैं, उन्होंने कहा कि यार जो ये फनकार कहते हैं इन्हें दे दो, बना दो। क्या बात है। दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। कोई लिंक नहीं था? नहीं भाई, क्या लिंक होना था? कोई They actually saw my show. They wanted to start a comedy. उन्होंने पहले एक कॉमेडी शो स्टार्ट किया था, ठीक है, जो कि बंद हो गया, जो नहीं चल सका। उसमें मस्ती गेट था, उसमें जितने बड़े बड़े नाम हैं, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप किसी कमेडियन का नाम लें, सब उसमें थे। ठीक है, कोई नाम आप लेंगे, सब थे। बंद हो गया था, वो बंद हो गया। और उन्होंने बहुत कोशिश की 2-3 और कॉमेडी शो चलाने की, लेकिन नहीं चले। ठीक है। उन्होंने जब मेरा शो देखा तो मुझे बाद में पता चला, इनसाइड न्यूज़, कि उन्होंने सबको मेरा शो दिखाया चैनल में। सही। कि सब बताओ, पूरा स्टाफ बताए चैनल का कि शो कैसा है। तो जब उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है, तो फिर उन्होंने फैसला कर लिया कि चलो भाई ये बनाएंगे। उन्होंने बहुत बड़ा, उन्होंने एक ग्रुप ऑफ पीपल लिया और सैंपल में से उन्होंने उठाया कि यार ये बनाएगा शो। तो इस तरह ARY पे स्टार्ट हुआ और ये एक बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट था। पहली सैलरी क्या थी? अच्छा, पहली सैलरी मैं इसलिए नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि ख़ास तौर पे कारोबारी आदमी हूँ। अब मेरे वालिद ने मुझे बाकायदा तौर पे कारोबार सिखाया हुआ है। अच्छा, नहीं वो नहीं बताएंगे? हाँ, वो नहीं बताऊंगा। जब आप कोई किसी और तरह से बता देंगे, ये इतनी की गाड़ी, जिस तरह वो आजकल चल रहा है, इतनी गाड़ियां हो तो मेरी इतनी सैलरी बनती है, 2 ऑल्टो, अच्छा, 1 ऑल्टो। मैं यहाँ पे ये ज़रूर कह देता हूँ, गाड़ियों के रेट्स तो सबको पता है, मंच तो 1 सेकंड में निकाल देगा। अच्छा, मैं ये बता देता हूँ कि जितना मैं एक्सपेक्ट करके गया था उससे ज़्यादा था। वाह। जितना मैं एक्सपेक्ट करके गया था उससे ज़्यादा। तो अब ज़िंदगी से मुतमईन है, मीडिया में खसूसन? जिस दिन आपको कोई आदमी ज़िंदगी से मुतमईन नज़र आए, तो आप जहन में रखें, या तो वो भी पैदा नहीं हुआ, माँ के बतन में, या वो फौत हो चुका है। क्या बात है। ज़िंदगी इम्तिहान का नाम है, नो डाउट। हर वक्त कोई इम्तिहान है। सही कह रहे हैं। हर वक्त हर इंसान इम्तिहान देने आया है। एक इम्तिहान खत्म होता है तो अगला शुरू हो जाता है। सही, वो नो डाउट। और जिस दिन मैं मुतमईन हो गया, इसका मतलब है मेरी एवोल्यूशन खत्म हो गई। मैंने इवॉल्व करते रहना। जी हाँ, वो बल्कि एक शेर मुझे बड़ा सर, वो सुने ना, बड़े अरसे से मैं वेट कर रहा था शेर का। अच्छा, वो ये है कि मैं जब से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र, मैं जब से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। क्या बात है। ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। क्या बात है, खूबसूरत। तो असल में एक चीज़ और यहाँ पे मैं कहना चाहूँ, मंजिल असल चीज़ नहीं, रास्ता है। सही कह रहे हैं। मंजिल ने तो कभी नहीं आना, वो आपने उसको आगे आगे। ज़िंदगी में इंसान खुशियों को फुटबॉल की तरह लेता है, यार ये एक दफ़ा मेरे पैरों में आ जाए, हाँ, आ गया, खत्म कहानी। 2 उसको किक मारी, फिर आगे किया, फिर भागना शुरू, ऐसे ही, फिर किक मारी, फिर भागना शुरू, फिर किक मारी, फिर बिल्कुल इसी तरह खुशियां, यार ये मिल जाए, जब वो मिल गया उसको आगे किक किया, फिर भागना शुरू, बढ़ती रहती है। उसकी वजह ये है कि जब आप ये सोचते हैं ना मेरे पास ऑल्टो आ जाए, जब ऑल्टो आ जाती है, किसी ने बड़े अच्छे तरीके से बात समझाई, जब ऑल्टो आ जाती है ना, तो आपको ये नहीं होता कि मैं मोटरसाइकिल वाली क्लास के टॉप पे हूँ, आपको होता है मैं गाड़ियों वाली क्लास के बॉटम पे। आप ये नहीं, नीचे नहीं देखते, ऊपर देखते। ऐसे ही है। जब आप बड़ी गाड़ी ले लेते हैं तो आपको होता है कि यार ये जीप वाली जो क्लास है ना, मैं उसके बॉटम पे हूँ। नहीं, वो डिपर जो मारते हैं फॉरन साइड पे, मैं उसके बॉटम पे हूँ। तो आदमी हमेशा दुख तो होता है सर जी उसका।
जब वो टिपर मार के आगे गुजर जाते अच्छा, इसमें भी ना यकीन जाने बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि पास से बहुत तेज गाड़ी गुजर जाती है, लेकिन आपने भी ना अपनी ज़िंदगी में, हमें बुरा लगता है ना, बहुत तेज़ी से यूं करके गाड़ी निकाल के ले गए, लेकिन अगर आप ये सोचें, मैं दावा करता हूँ कि आपने अपनी ज़िंदगी में किसी इमरजेंसी में कभी ना कभी गाड़ी बड़ी तेज़ चलाई होगी। उस वक्त जिसके पास से आप गुजरे होंगे, हाँ, उसने भी यही सोचा होगा, उसने सोचा होगा कि ये शोखी कर रहा है, लेकिन आप इमरजेंसी में थे, तो हम उसके लिए दुआ भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल, हमें दुआ ही करनी चाहिए कि हिदायत आ जाए। जी हाँ, और मतलब पीछे रह ही कुछ नहीं चाहता। अच्छा, मुझे ये बताएं हारून भाई, अमानुल्लाह साहब जी कैसे थे? यार, अमानुल्लाह साहब ऐसे आदमी थे, किससे सुना दें उनके? मैं तो सर आपको ऐसे किया सर, सुनाए ना। अभी जैसे पिछले दिनों, अच्छा, आम जिंदगी में भी ऐसी बात कर देते थे कि आपको हंसी आ रही है और वो कहते हैं कि ऐसी कौन सी बात हो गई यार, मैंने कौन सी बड़ी बात कर दी। हुआ ये कि एक अभी उनके एक दोस्त के बेटे मुझे बता रहे थे कि उनके दोस्त ने कहा यार लस्सी पीन चलने हैं, तो जे दे दी। अच्छा, तो उन्होंने कहा चलो भी चलिए। तो जेदे के पास गए तो जाए कहते हैं यार लस्सी पिया। तो वो कहता है कि अज दूध नहीं आया, अजय दूध नहीं आया, अजय दूध नहीं आया। तो कहते हैं चलो आवे दसी अमानुल्लाह आया सी। अब वो ऐसी एक मर्तबा अखीर हो गई। अच्छा, एक दफ़ा पूल में खड़े बातें कर रहे, तो कॉर्नर में पूल के खड़े हम बाहर, तो यूं देख के ना बाहर बातें कर रहे, तो बातों के दौरान ना एक आदमी लैप्स लगा रहा था अंडर वाटर, वो प्रॉपर स्विमर था। तो वो आया, उसने इनके वाली दीवार के ऊपर पैर मारे और जब जाने लगा ना तो एक पैर यहाँ मार दिया। अच्छा, वो हल्का सा लग गया। हाँ, तो उन्होंने उसकी ना टांग पकड़ ली, टांग पकड़ के हड़बड़ा के सीधा हुआ, तो उसे कहते हैं पायन अगर नींदर आई है ना वो तो सराहना मुगा लो। अच्छा, वो आदमी कहता जी, तो मतलब इस तरह की बातें आम जिंदगी में जी, सोते सोते एक दिन, अच्छा, उनको ये पता था कि मैं उनको जुगते मारता हूँ। अच्छा, और माइंड नहीं करते थे, बड़े खुश होते थे। अच्छा, जुगते खाने बहुत हंसते थे, बहुत खुश होते थे। दूसरी तरफ मैं आज आपको एक बात बताऊं, न जाने लोग कैसी कैसी बातें सोचते हैं इन लोगों के बारे में। इतने नफीस लोग होते हैं, इतने नफीस लोग होते हैं, और इतने समझदार और इतने अच्छे लोग होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस दिन किसी भी कौम में 50% ऐसे लोग हो गए तो उस कौम में दहशतगर्दी ख़त्म हो जाएगी, इंतहा पसंदी ख़त्म हो जाएगी, झगड़े लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ कि अमान साहब ने मुझे ये कहा कि मैं फैसलाबाद में एक ड्रामा बनाना चाहता हूँ 15 दिन का पहले, ठीक है, तो आप कोई इन्वेस्टर दे दें, जैसे आपने भी कहा इनको लगा होगा इन्वेस्टर आ गया, मुझे कोई इन्वेस्टर दे दें, अगर तो ड्रामा हिट हो गया तो मैं 50% उसको प्रॉफिट दे दूंगा, ड्रामा हिट ना हुआ तो मैं उसके पैसे वापस कर दूंगा जो कैपिटल उसने लगाया हो। ठीक है। आप यकीन जाने, मैंने खुद तो किसी को नहीं कहा, लेकिन मैंने ये बात फैला दी, तो एक मेरे जानने वाला कहने लगा मैं बनाऊंगा। अच्छा, तो उन्होंने उनके साथ वहां ड्रामा लगा लिया। अब वो लाखों रुपए जो उसने दिए, 2 दिन ड्रामा चला, ऑन एयर हो गया, मतलब स्टेज ड्रामा था। ठीक है। अमान साहब की मुझे कॉल आती है, कहते हैं मैंने इसका देख लिया है, ड्रामे की ट्रेजेक्टरी को मैंने देख लिया, मैंने पता है नहीं चलना। अच्छा, मैंने कहा आप देखें अभी जरा आवाज, ना 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 ना, मैं बोझ नहीं रखना, वाह, कल ही बुलाओ नू। मैंने उस बंदे को अपने घर बुलाया, उन्होंने गिन के जो उसका कैपिटल था उसको दिया और कहा ये नहीं चलना, मैं समझ गया हूँ। उन्होंने 15 दिन अपना ड्रामा, लेकिन उसको एक एक पाई उसकी वापस क्या बात है, क्या बात। इस तरह के आदमी थे। तो अमानत आगे वो उस तरह से लेके चल सका? अमानत क्योंकि चला गया, फादर की लेगेसी की बजाय वो सिंगिंग की तरफ चला गया। ठीक है। और फिर उनकी बेटी जो थी ज़रगून, उसने मेरे साथ काफ़ी काम किया। आपके शो में वो काफ़ी काम करती रही, अब वो दुबई चली गई हुई हैं। अब फिर वो दुबई से भी मेरा ख्याल अब आगे यूके चली गई। अच्छा, यूके चली गई। जी हाँ, वो क्योंकि डिज़ाइनर थी, वो पढ़ी लिखी थी, कपड़े डिज़ाइन करती थी, कपड़ों की डिज़ाइन बहुत अच्छा करती थी, वो चली गई, बहुत अच्छी बच्ची थी। अमानत जो है ना, ही कैरीज हिज फादर्स हार्ट। ठीक है। अमान साहब ने जितना पैसा लोगों में बांटा है, अगर उसकी परसेंटेज निकाली जाए उनकी कमाई से, तो आप हैरान होंगे। मेरा ख्याल है कि उस आदमी ने 70 to 80% बांट दिया, लोगों में बांट दिया।
इतना बांटा है कि आप सोच नहीं सकते। उस आदमी ने इतना बांटा। ही कैरीज हिज फादर्स हार्ट, ही कैरीज हिज फादर्स सोल, he carries his father's mannerism, but unfortunately he didn't carry his father's legacy of comedy. वो चला गया सिंगिंग की तरफ, बिल्कुल ही डिफरेंट। इस कदर खूबसूरत आवाज़ है, अगर आप उसको यूं सुने आप एक सहर में मुब्तला हो जाएंगे। लेकिन न जाने क्या है कि उसको, क्योंकि वो प्लेबैक सिंगर है, फिल्में हिट नहीं हो रही, फिल्में चल नहीं रही, सही कह रहे हैं, और उसको ये रॉक शॉक, ये रैप शैप उसको नहीं आता। और वो दौर चला गया। पाकिस्तान में प्लेबैक सिंगिंग का कोई मार्जिन है नहीं, इसलिए वो बेचारा थोड़ा पीछे रह गया। बट आई टेल यू व्हाट, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पूरी कोशिश कि मैं उसके अंदर से उसके फादर का जो ब्लड है, उसका जो फिशार है, मैं उसको बाहर लाऊं और दिखाऊं कि उसके अंदर कॉमेडी है, और वो करेगा, और वो कर रहा है बहुत अच्छा है, एंड ही इज इम्प्रूविंग डे बाय डे। माशाल्लाह, अल्लाह करे जी इसी तरह ही हो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बाकी आपकी सबसे ज़्यादा अच्छी दोस्ती किसके साथ है कॉमेडियंस में से, जो आपका सबसे बेस्टी हो कॉमेडियंस में? अच्छा, मैंने जब शो स्टार्ट किया तो मैंने एक छोटी सी ना एक लेक्चर कह लें या एक क्लास कह लें या वो दिया था कि मेरा शो किस तरह से होगा, स्लैपस्टिक कैसे चलेगा, पूरा उनको मैंने दिया, ब्रीफ की थी। उसमें मैंने मना कर दिया था कि कोई भी होशियारियां कास्ट नहीं बोलेगा, ठीक है, होशियारियां टैलेंट नहीं बोला जाएगा, ये वर्ड नहीं बोलेगा, होशियारियां फैमिली बोलेगा। क्या बात है। और मैंने सख्ती से मना कर दिया था। तो आप हैरान होंगे कि वी हैव डेवलप्ड अ कल्चर अपने बिहाइंड द कैमरा, वी हैव डेवलप्ड अ कल्चर। जो लोग मेरे सेट पे आते हैं वो देखते हैं, जो ऑडियंस आती है वो रियलाइज कर जाते हैं कि जो आपको हम सेट पे नजर आ रहे हैं एग्जैक्टली यही रेप्लिका है बिहाइंड द कैमरा। ये नहीं कि पीछे से कुछ और आगे कुछ और। ना 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 ना, आप इमेजिन करें कि इवन हमारे कैमरामैन, हमारा चाय वाला, हम सब लोग, आप हैरान हो जाएंगे, आप आके देखेंगे कि ये क्या कल्चर है कि पता ही नहीं चल रहा है कि कौन क्या है। क्या बात है। सब यूं बैठे हुए हैं, सब इकट्ठे खाना खा रहे हैं, जुगते मार रहे हैं, हंस रहे हैं, हमारे कई सेगमेंट बाहर ही हो रहे हैं। क्या बात, जो लोग देख नहीं पा रहे हैं कि हम क्या क्या हरकतें कर रहे हैं, ऐसी ऐसी हरकतें हो रही हैं। हमने वो कल्चर रखा और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हम सब उसको होशियारियां फैमिली कहते हैं। क्या बात है। अल्लाह ताला आपकी फैमिली को इसी तरह लेके चलता रहे। मुझे ये बताइए, कोई कॉम्पिटिटर है आपका मार्केट में? ये एक बहुत बड़ा मसला है। मसला ये है भाई, कंपटीशन ने ज़िंदगी बड़ी मुश्किल कर दी, बड़ी मुश्किल कर दी। उसकी वजह ये है कि हमें ये शक पड़ गया है कि तकदीर को मैनिपुलेट किया जा सकता है। मेरा रिस्क आप खा सकते हैं, आपका मैं खा सकता हूँ। पता नहीं है क्यों शक पड़ गया, और है ये रियलिटी है, अभी चल रहा है ये सब कुछ। अच्छा, अब असल में क्या है कि ना आप मेरा रिस्क खा सकते, ना मैं आपका रिस्क खा सकता। कंपटीशन जो है ना, वो उसकी आपको एक मिसाल देता हूँ। अगर मैं कहूँ कि इस हॉल में इस वक्त जितने लोग हैं सबको 10-10 लाख रुपया दिया जाएगा, तो सब खुश हो जाएंगे। आपको अगर कहूँ कि 9 लाख दूंगा तो आप परेशान हो जाएंगे। सुबह तो आपको कुछ नहीं मिलना था, ऐसे ही है। अभी आपको 9 लाख मिल रहा है, लेकिन आप परेशान क्यों हैं? क्योंकि बाकियों को 10 लाख मिल रहा है ना। क्योंकि वो कैमरामैन को क्यों 10 लाख मिल रहा है? अगर आपको मैं कहूं कि आपके मार्क्स आए 98 क्लास में, तो बहुत खुश होंगे। साथ ही मैं कह दूं बाकी सबके 99 आए, आप परेशान। इस कंपटीशन ने हमें बर्बाद कर दिया। सही कह रहे हैं। और हर फील्ड में। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं कि अगर आप कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन कोई तुक का होना चाहिए ना, कि यार कि कोई गेम है तो उसमें आपका कंपटीशन बनता है, कोई इम्तिहान है तो उसमें कंपटीशन बनता है। आप अपना परफॉर्म कर रहे हैं, मैं अपना परफॉर्म कर रहा हूँ, आवाम देख रही है, वो पसंद कर रही है नहीं पसंद कर रही। अगर टीआरपी की बात है तो भाई बहुत बड़े बड़े, अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, पिछले 3.5 साल से या 3 साल से मतलब अब तो सब रिकॉर्ड पड़ा है, मेरा शो टॉप पे आ रहा है। क्या बात। लेकिन क्या है कि मुझसे बड़े आए, मुझसे बेहतर बहुत आए, आगे भी आएंगे, और वो चले गए, खत्म हो गए। बहुत बड़े बड़े एंकर्स आए तारीख में, खत्म हो गए।
ये आप किसी चंद दिन अच्छा आप देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, ये बड़ी खतरनाक सी बात नहीं नहीं मैं नाम लेता हूँ, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर कैसे बड़े बड़े नाम थे जिनको लोग सुबह शाम देखते थे। शाहजेब खानजादा उस वक्त कहीं नहीं था बेशक, जिस वक्त आपके लिए डॉक्टर शाहिद मसूद थे। सही कह रहे हैं, ऐसे ही ऐसे ही आज शाहजेब खानजादा ऊपर, बेशक ऐसे ही। तो इसी तरह बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग आए, मेरे बाद भी आएंगे, मुझसे बहुत अच्छे भी आएंगे, सब चले जाएंगे। ये एक वक्त होता है, सिर्फ अल्लाह की ज़ात को ज़वाल नहीं है, बाकी सबको ज़वाल है। तो कंपटीशन मेरा किसी के साथ नहीं। हाँ अगर आप ये कहें मेरा पसंदीदा कौन है, वो मुझे पता है। वो कौन है? ताबिश हाशमी। बिल्कुल ऐसे ही जी, उसका शो मैं बड़े शौक से देखता बैठे हैं सर। जी अच्छा मुझे उसका शो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा क्या अच्छा लगता है उनमें आपको? उनके अंदर अपनी अंदर की वाली चीज़, सोल तो नहीं मिलती कि यार हाँ ये मेरी तरह ही है अंदर से, कुछ इस तरह से? हाँ कुछ ऐसा है कि मतलब बड़ी अच्छी उसके साथ दोस्ती भी है। मुझे उसकी वेट, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर मुझे बहुत अच्छा लगता है। पूरी दुनिया में रॉबिन विलियम्स से लेके ट्रेवर नोआ तक आप उठा के देख लें, जितने कमेडियंस हुए हैं, आपने मुझे 4 नाम गिना देने पूरी दुनिया में जितने बड़े बड़े कमेडियंस हुए हैं जिन्होंने कभी फौश बात नहीं की, डबल मीनिंग बात नहीं की। आप नहीं निकाल पाएंगे। अच्छा जी, आप नहीं निकाल पाएंगे। आप मजबूर हो जाएंगे पाकिस्तान आने को, और आप मजबूर हो जाएंगे मेरे शो में जो टैलेंट बैठा है उसकी तारीफ करने को। नहीं, नो डाउट, और दे आर वेरी टैलेंटेड माशाल्लाह। आप मजबूर हो जाएंगे पाकिस्तानी कमेडियंस को ये खिराज तहसीन पेश करने पे कि वो कितने अच्छे तरीके से टीवी के ऊपर आपकी फैमिलीज को वो कॉमेडी दे रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं विदाउट यूजिंग दोज थिंग्स जो पूरी दुनिया में यूज हो रही हैं। सेम गोज विद ताबिश हाशमी कि भाई किसी हद तक वो कर रहा है, लेकिन वो मेरा ख्याल है कि उसके बगैर क्या करेगा, कैसे चलेंगे। या तो आप कहें ना, मैं नाम नहीं लेता, हमारे जो सीनियर्स हैं, जो पुराने कमेडियंस हैं टीवी पे गुजरे, क्या उन्होंने कभी कोई ऐसी बात नहीं, सब ने कहीं ना कहीं की है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आगे चलते हैं, मुझे ये बताएं, आफ्ताब इकबाल साहब के साथ काम करने का अगर मौका मिले ज़िंदगी में तो करेंगे? देखिए आफ्ताब इकबाल साहब, पहली बात तो ये कि आप एप्पल्स ऑरेंजेस नहीं मिला सकते। वो 35 साल से एक आदमी एक फील्ड के अंदर वो काम कर रहे हैं, और अब डिपेंड करता है कि मुझे ऑफ़र क्या हो रही है उनके साथ। अब एक जुमा 8 दिन के 4 साल हुए हैं मुझे, और एक तरफ 35 साल हैं, तो वो आप क्या करवाना चाह रहे हैं, मतलब किस किस्म का शो है, या तो कोई इवेंट है, या आप बताएं कि किस तरह का काम। तो मैं एज को होस्ट ही अगर आपको ऑफर कर देते हैं एज अ को होस्ट, अच्छा उसमें ये हो जाएगा कि मुझे ये लगता है कि आप अगर बिरयानी में खीर डाल देंगे तो अजीब सी कोई चीज़ बन जाएगी, उसका मज़ा नहीं आएगा। मुझे ये लगता है कि मेरा उनके साथ किसी किस्म का कोई मुआवजा नहीं। तो लोग फिर क्यों मुआवजा करते हैं? कई लोग मैंने सुना है, हाँ, जो एक क्रिएट हुई होती है वेद के जी, आफ्ताब इकबाल बनने की कोशिश करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, लोग, आपको सुनने में आया होगा ये पहले। इसकी क्या वजह है? उसकी वजह आपको मैंने बहुत शुरू में बताई कि पढ़ा लिखा नहीं, ये वजह नहीं है। जो शुरू में टीम थी, अच्छा, जिन्होंने पूरा शो बनाया, आपको मैंने पूरी बात बताई। जी, उस रीजन, सिर्फ वो एक सच्चे हैं ना लोग अपनी जगह भाई, वही पैटर्न, वही सब कुछ सेम वो करते थे ना। वो सारी मुझे उसमें से निकलने में बड़ा वक्त लगा। वो लोग मुझे मतलब वो लोग मेरे साथ ही रहे कोई 1.5 साल, तो उस चीज़ में से अब तो मेरा शो बहुत एक मुख्तलिफ उसमें चला गया। तो अब तो कोई मुआवजा अब कोई करके ही दिखाई नहीं सकता। अब नहीं, बिल्कुल। तो पॉइंट ये है कि उस वक्त वो लोग अपनी जगह सच्चे थे, और अब आपने कहा कि अभी भी अगर समझते हैं कोई मुकाबला है, कुछ है, तो भाई मुझे एक बात बताएं, एक नौजवान लड़का है जिसके पास नौकरी नहीं है, एक आम सी डिग्री है जो कि हज़ारों लड़कों के पास है, और ना उसके पास पैसे हैं कहीं जाने के, ना वो किताब पढ़ता है, कुछ भी नहीं करता, सारा दिन अपने सेलफोन पे यूं करता रहता है। क्या बातें करे वो, अगर ऐसी बातें ना करे, यही बातें करनी, फ्रस्ट्रेशन निकालनी है, फिर कुछ ना कुछ तो करना है, कोई बात तो। सही हो गया। अरुण मुझे ये बताइएगा, शायरी कहाँ से आ गई अंदर? और मैंने कई दफ़ा देखी आपकी स्पॉन्सर्ड किस्म की शायरी आ रही होती है, और बड़ी मज़े की आप शायरी कर रहे होते हैं। शायरी इस तरह से आई
किताबें तो ठीक है, वो सारे मामला तो आपने सारा बैकग्राउंड बता दिया। जी जी। तो शायरी कोई करता था फैमिली में? नहीं, फैमिली में कोई शायरी नहीं करता था। हुआ ये कि जब मैं अपने मैट्रिक के इम्तिहान दे के जब मैं निकला तो मैंने सबसे पहले बाज़ार जाके कुछ किताबें ख़रीदी कि अब छुट्टियों में क्या करना है। तो उसमें एक किताब मेरे हाथ आ गई, गालिबन दर्द आशोब। अल्लाह। वो थी अहमद फराज साहब की। आशिक थे आप? हाँ, रोमांटिसिज्म वो ना हो तो इंसान क्या है। तो ये 20 साल की उम्र में जो शादी हुई, जी हाँ, तो लव मैरिज थी? अच्छा, ये लव मैरिज नहीं थी, बट ये अरेंज इस तरह से हुई कि हम स्कूल फेलोज हैं। देखा हुआ था एक और दूसरे मेरी, को? जी हाँ, मैं और मेरी वाइफ स्कूल फेलोज हैं। सर इस पे आते हैं, आप पहले वाली बात कंप्लीट करें, ये तो अच्छा टॉपिक है। अच्छा, तो किताब हाथ लग गई दर्दाशोब। हाँ। अच्छा, हुआ क्या कि नायाफत थी या दर्दाशोब, तो उसकी जो पहली वो गज़ल है ना, हुई है शाम तो आंखों में बस गया फिर तू, कहाँ गया है मेरे शहर के मुसाफिर तू, फिजा उदास है रुत मुज़महिल है मैं चुप हूँ, जो हो सके तो चला आ किसी की खातिर। क्या बात। अच्छा, अब मैं ये पढ़ा, मैंने पढ़ी, मुझे याद हो गई। मैं पहली बार शायरी पढ़ी और वो याद हो गई। और आग मैंने पलटे, मैं जो पढ़ता था मुझे याद हो जाता था। मुझे ये लगा कि शायरी के अंदर ऐसी टेंडेंसी है कि मेरे दिल में, मेरे दिमाग में उतर जाती है। ठीक है। मैंने पढ़ी और आप यकीन जाने वो पूरी किताब मुझे हिफ्ज़ हो गई। वाह। फिर मेरा दिल करे मैं अहमद फराज साहब के पास जाऊँ, उन्हें जाके बताऊँ मुझे आपकी पूरी किताब हिफ्ज़ हो गई। क्या बात। फिर एक और ख़रीदी, एक और ख़रीदी। जब उनको पढ़ा तो फिर हुआ यार ये शायरी तो बड़ी अच्छी चीज़ है यार। हाँ। तो बड़ी मज़े मज़े की बातें करते हैं। बिल्कुल। तो और वो सिचुएशन से रिलेट करके, और वो बात करते हैं जो मेरे दिल में कहीं है। ओके, रिलेटेबल। शायरी इसलिए आपको अट्रैक्ट करती है कि अगर कोई शायर अपनी शायरी में लिखे कि मेरे चचा के बेटे बशीर ने जो मुझे कहा वो सही नहीं कहा क्योंकि फूफो ने तो ये कहा था, तो आप रिलेट ही नहीं कर पाएंगे, समझ ही नहीं आएगी। वो बात करता है जो कहीं ना कहीं आपके दिल में कोई पछतावा या आपके साथ कसक, कोई शौक, कोई सोज होता है, उसको जाके छेड़ता है। सही कह रहे हैं। तो फिर मैंने कहा यार तो पढ़नी चाहिए। फिर पढ़ते रहे शोरा को, फिर याद हो गई। सही हो गया। अच्छा, आगा माजिद से कैसी दोस्ती है? बहुत अच्छी। मैं उनको अपना भाई समझता हूँ और वो भी मुझे भाइयों वाला प्यार देते हैं और बहुत ही अच्छी, मतलब जितना कहा जाए उतना कम। सलीम अलबेला? बड़ी मज़े की दोस्ती। अच्छा। बड़ी मज़े की, मतलब जिस आदमी के साथ मैं खुल के हंसी मजाक सब कुछ कर सकता हूँ और हम हर इशू डिस्कस करते हैं, हम बड़ी बातें करते हैं, मतलब हम इतना बोलते हैं आपस में, इतनी गप्पे मारते हैं कि आप सोच नहीं सकते। हम बैठे कोई ना कोई टॉपिक पकड़ लेते हैं। सलीम अलबेला की ख़ास बात जो मुझे पसंद है वो ये पसंद है कि आप हैरान होंगे कि किसी दिन हम पकड़ लेंगे कंप्यूटर्स को। अच्छा जी। AI को। वाह। और मैं और सलीम अलबेला हम AI पे बातें कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, ना मुझे AI का पता ना उसको पता, और हम लगे हैं उसके बारे में। फिर मैं सर्च करके आया तो अगले दिन उसको बताया कि यार ये तो ऐसे है। ठीक है, गाड़ियों पे बातें, मतलब मुख्तलिफ टॉपिक्स पे, और वो आदमी बहुत लर्न करता है। अच्छा, बहुत लर्न करता है वो आदमी, इज अ वेरी क्विक लर्नर। सही हो गया, वेरी क्विक। इफ्तिखार ठाकुर साहब, बड़ा प्यार है, बड़ा प्यार है। जब मिलते हैं तो बड़ा मज़ा आता है, तंग करता हूँ, छेड़ता हूँ, कोई जवाब सीधा नहीं देता। वो हंसते हैं। फिर जिम में आते हैं मेरे साथ, वो यहाँ वो जिम करते हैं, वो शेप्स आते हैं एग्जीक्यूटिव में, आके मशीनों के ऊपर जगह जगह बैठ रहे होते हैं जैसे कबूतर बैठता रहता है। तो लेकिन मैं उनको छेड़ता हूँ, तंग करता हूँ, जो बात करते हैं उल्टा जवाब देता हूँ। तो नसीम विकी साहब बड़ा शुगल रहता है, बड़ा जब भी बात मुलाकात होती है। अच्छा, ये बात इसमें कितनी सच्चाई है कि वो कहते हैं मैंने कपिल का शो शुरू करवाया था? मैं बड़ा अच्छा खुशगुमानी रखने वाला आदमी हूँ। सही है। और मुझे बहुत दफ़ा धोखा हुआ, लेकिन मुझे इस चीज़ की खुशी है कि मेरे अंदर से ना वो खुशगुमानी गई नहीं। ठीक है। अगर आज आप मुझे कह देंगे ना कि आपने ये ब्रोच जहाज़ वाला इसलिए लगाया है कि आपने F-16 उड़ाया हुआ है, तो मैं मान लूँगा ना। अगर मैं खुशगुमान आदमी, मैं नहीं सोचूंगा कि आप झूठ क्यों बोलेंगे। नसीम विकी अगर कहते हैं कि उन्होंने जाके कपिल का शो बनाया, तो मैं यहाँ एक बात कह दूँ, मैंने खुद देखा है कि कपिल इज़ वेरी क्लोजली कपल्ड, कपिल इज़ कपल्ड विद आवर टैलेंट। हमारे यहाँ के लोग हैं जो लिख के चीज़ें भेज रहे हैं, मुझे पता है। अच्छा, मैं उन्हें जानता हूँ। जी हाँ, अभी भी भेज रहे हैं। तो अभी नेटफ्लिक्स में भी जो उनका शो चल रहा है, जी अभी भी भेजते हैं पाकिस्तान से। जी, अभी भी भेजते हैं। मैं आपको नाम बता देता हूँ, एक राइटर हैं बदर साहब। ठीक है। वो चीज़ें लिख के भेजते हैं।
उन्होंने बहुत सी इंडियन फिल्म्स भी लिखी हैं। तो अगर वो भेजते हैं तो इसमें ना कपिल छोटा हो रहा है, ऐसे ही है, हर बंदा अपना काम कर ना रहा है, नसीम बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। बिल्कुल इसी तरह। तो मुझे ये लगता है कि अगर किसी में ये एबिलिटी है कि वो शो खड़ा कर सकता है, बिल्कुल, तो नसीम विकी में है, ऐसे ही है, उसमें वो है। अभी पिछले दिनों एक गाना बहुत हिट हुआ है, मुझे वो गाने के लिरिक्स तो याद नहीं है, लेकिन एक गाना बड़ा हिट हुआ है कि तेरा जायका ऐसा है तेरी बात का जैसे मेरी माँ दे हथ दी चा वर्गा। ठीक है, गाना बहुत हिट हुआ है, तो उसमें नसीम विकी ने अल्फाज लिखे हैं। क्या बात है, तो बड़ा अच्छा, बहुत हिट गाना हुआ। तो रिचेस्ट कॉमेडियन ऑफ इंडिया कपिल शर्मा पिछले दिनों ही मैं देख रहा था, ट्रेंड्स चल रहे थे, तो बड़ी बात है जी। लेकिन मुझे लगता है कि रिच होने को ना क्राइटेरिया नहीं बनाना चाहिए कामयाबी का। आजकल तो पैसे से ही सारी चीजें हैं, मुझे लगता है। हाँ है, लेकिन अगर किसी को पैसा दिया जाए कि यार कल तुमने कपिल शर्मा बन के आना है, मैं तुम्हें 800 करोड़ दे रहा हूँ, तो वो बन के नहीं आ सकता। वो तो ऑब्वियसली तो हम क्रेडिट भी कई लोगों का ना इसलिए भी हम छीन लेते हैं। सही कह रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं, ये स्टैंड अप कॉमेडी आजकल इधर भी पाकिस्तान में भी शुरू हुई है, हल्की फुल्की वो उसकी आंच जलनी, इंडिया में तो काफ़ी देर से हो रही है। उस कल्चर को किस तरह से देखते हैं, क्या ग्रो करेगा आगे? दो तरह के हैं। एक तो स्टैंड अप कॉमेडी है बड़ी अच्छी शाइस्ता, एक स्टैंड अप कॉमेडी ऐसी है जिसमें 18+ सारा, हाँ अडल्ट। अच्छा, अब एक बड़ी खूबसूरत बात हमारे एक उस्ताद ने कही हुई है कि ईंटों से मकान बनता है, लेकिन ईंट मकान नहीं है, ईंटें मकान नहीं, मकान बनता है ईंटों से। ऐसे ही आपके पास जितनी ज्यादा ईंटें होंगी आप उतना ही बड़ा मकान बनाएंगे। ऐसे ही बिल्कुल, जब आपके पास कॉमेडी कम होती है, छोटा मकान बन रहा है, ईंटें कम हैं, ईंटें असल में आपके अल्फाज और कॉमेडी है, ठीक है, कम होंगे तो आपको फिर गंदगी पे या फाशगोई पे या गालियों पे, मैं गालियों की बात कर रहा हूँ, जी ज़ुमानवियत तो बहुत चलती है ना, वो तो शुरू से एक वो ट्रेंड चलता है। मैं गालियों की बात, क्योंकि बहुत ज़्यादा गालियाँ भी हैं आजकल, तो एक गाली देते हैं तो सब हंस पड़ते हैं। हाँ। अब लतीफ़ा पूरा सुनाया, उस पर कोई नहीं हंसा, एंड पे गाली दे दी, उस पे सब हंस पड़े। तो मैं सिर्फ उस हवाले से कह रहा हूँ कि जब ईंटें ख़त्म हो जाती हैं ना, तो फिर उनको पता नहीं है कि वो घर को बड़ा कैसे करें, उसको पूरा कैसे करें, कॉमेडी कैसे दें, फिर वो ये सहारा लेते हैं। क्या बात है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि नसीम विकी साहब, अभी आपकी जो टीम में कौन कौन है? आगा माजिद हैं, सलीम अलबेला हैं, गोगा पसरूरी हैं, अजीम विकी हैं, आबिद चार्ली हैं, मरहूम हैं, आरजू फातिमा हैं, इर्ज़ा खान हैं, आबिद हैं, काफ़ी बहुत लोग हैं। तो इसमें से मुझे ये बताइएगा कि सबसे ज़्यादा शरारती कौन है? मरहूम। अच्छा, बहुत शरारती आदमी भाई, आप उसके पास से भी गुजरेंगे ना शरारत कर, तो आप दोबारा जिंदगी में उसके पास से नहीं गुजरेंगे। वो ऐसी क्या हरकत करते हैं सर? वो क्या हरकत नहीं करते, मतलब वो इतना तंग करता है सबको, इतना छेड़ता है, मतलब वो बड़ी अच्छी एक बात ना अमानुल्लाह साहब की अमानत ने उस दिन की ऑफ कैमरा, मुझे बहुत हंसी आई उस पर, क्योंकि मरहूम हर वक्त शरारत के मूड में होता है। अच्छा, हर वक्त हर चीज़ छेड़ रहा होता है मुसलसल, और हर बात का उल्टा जवाब दे रहा होता है, तो हंसा रहा होता है सबको। तो अमानत कहता है ARY ही पैसे दे रहे हैं, ये तो आदत दे दी। ये भी सही है, कहते हैं जी नॉर्मल है। वेरी नाइस। अच्छा ये बताइएगा, ये सारी चीज़ें जहाँ तक अभी तक आप पहुँचे हैं, माशाल्लाह से, आगे अल्लाह ताला आपको और तरक्कियाँ दे, कामयाबियाँ दे, इसमें फैमिली का किरदार भी होगा कहीं ना कहीं, ऑब्वियसली ज़्यादा किरदार उन्हीं का है, आई थिंक सो। जी 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 जी। अच्छा, फैमिली का किरदार तो मिडिल क्लास थी शुरू से, के बाद में वो सारी चीज़ें देखी, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते करते सारी चीज़ें? आई वोंट लाई, मैं सच बोलूँगा। उसकी वजह ये है कि मुझे वो मेडल नहीं दिखाने कि भाई ये था तो अब ये है। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैंने होश संभाला तो माय फादर वाज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, तो शुरू से ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम था। ठीक है, तो ऐसा कोई वो नहीं हुआ कि मैंने बहुत कोई स्ट्रगल किया, कुछ किया, जब नहीं की तो भाई नहीं की। मैंने आपको एक चीज़ बतानी थी कि जब आखिरी बात करते हैं और उसके बाद हम पॉडकास्ट का अख्ताम भी करेंगे, कि मैंने एक दफ़ा जब आपको पूछा ना, तो आपके बारे में एक मिथ भी है। क्या जी? वो देखो बड़ा पैसा है। अच्छा, ठीक है, ठीक, ये इसमें हकीकत है मतलब है। अच्छा, मैं देखिए ना, हर चीज़ का एक बेंचमार्क होता है। अगर आप किसी बहुत अमीर आदमी को पूछेंगे तो कहेगा इसके पास इतना पैसा नहीं है। किसी बहुत ही बेचारे जिसके पास वो थोड़ी तनख्वाह में गुजारा, वो कहेगा बहुत पैसा है। तो इट्स क्वाइट रिलेटिव कि किसको बेंचमार्क बना के आप कह रहे हैं कि बड़ा पैसा।
अल्हम्दुलिल्लाह मुझ पे अल्लाह की इतनी मेहरबानी कि मैं जितने भी सजदा शुक्र अदा करता रहूं तो उसका हक पूरा होना ही नहीं है अदा। सही हो गया। और एक बात जो अक्सर लोग करते हैं, भाई नीयत बहुत साफ थी, या हमने कभी बुरा सोचा नहीं, या हमने मेहनत बहुत की। हाँ। भाई कोई वजह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो मेहरबान है, ही इज़ वेरी ग्रेशियस। आप कभी जाएं ना मेरे, अगर आप सोशल मीडिया पे देखें, मेरे इंस्टाग्राम पे जब भी रेटिंग आती है ना, एक ही जुमला आपको 3 साल 3.5 साल से लिखा हुआ मिलेगा, ऑलमाइटी इज़ ग्रेशियस। क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई वो मेहरबान है, वो मेहरबानी कर रहा है, ये उसकी मेहरबानी है, ना मेरा कोई कमाल है किसी किस्म का नहीं। और ये बेंचमार्क पता नहीं क्या है कि जिससे मैं मुआजना करके बताऊं कि उससे ज़्यादा है या उससे कम है। तो बस अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इस आखिरी बात ये है भाई कि जो वक्त गुजर गया वो गुजर गया। जो हमारे बड़ों ने हमें देना था वो दे चुके। वो अच्छा था, वो बुरा था, वो आप फैसला कर लें, जिसको लगता है कि बुरा किया, करप्शन की होगी, सब कुछ ठीक है। आगे क्या करना है? आगे एक ही रास्ता है, बाकी तमाम रास्ते खाई के हैं, एक ही रास्ता है जो सीधा है, और वो किताब का रास्ता है। ठीक है। अगर दुनिया में कामयाबी किताब के अलावा किसी और मीडियम में होती, चाहे वो इंटरनेट हो, सोशल मीडिया वगैरह, या किसी और चीज में, तो अल्लाह ताला उसके जरिए कामयाबी का नुस्खा भेजते। बेशक। उन्होंने किताब भेजी। बेशक। तो दुनिया का हर इल्म किताबों में है। जब तक लाइब्रेरी नहीं जाओगे तब तक अभी पीछे फेस्टिवल हुआ एक, जी हाँ, उसमें बर्गर और शवारमे ज्यादा बिके, 35 किताबें बिकी और 1200 शवारमे बिक गए। अब आप ये देखें कि हमारा कौम के अलमिया ना, अलमिया है। तो आप किसी पाकिस्तान के आदमी को उठा लें, उसे कहेंगे अपनी तनख्वाह का बजट बताओ कैसे रखा हुआ है, चाहे बहुत ज़्यादा तनख्वाह भी होगी, 10 लाख भी होगी, वो कभी उस कोटा में कपड़े लिखेगा, दवाइयाँ लिखेगा, हर चीज़ लिखेगा, किताब नहीं लिखेगा। कह रही है 20,000 की मैंने इस महीने पर किताबें खरीदनी, नहीं लिखेगा। जब तक ये नहीं होगा आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री ही रहेंगे। अब फैसला आपने करना है, बाद में ना अल्लाह ताला पे इल्ज़ाम दीजिएगा ना अपने बड़ों पे। हारून भाई बताइएगा कि जिस तरह आपने जिक्र किया कि 20 साल में शादी होगी, तो ये लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी, क्या सीन था? ये जी मेरे और उनके घर वालों ने डरते हैं अरेंज की थी लव मैरिज। अच्छा, मतलब उसका मतलब ये है कि हम दोनों स्कूल फेलोज थे। ठीक है। वो मुझसे 2 क्लासेस जूनियर थी। ठीक है। और कोई कभी इस तरह का कोई ख्याल या कुछ भी नहीं था। तो छुट्टी के वक्त मदर्स आ जाती हैं बच्चों को लेने, हाँ, तो आपस में गप्पे मारती हैं। बिल्कुल, वो बैठ के जी वेट कर लेते हैं जब तक बच्चे बाहर नहीं निकलते। तो फैमिली सेम थी हमारी, और फैमिली कनेक्टेड थी थ्रू ब्लेंडेड रिलेटिव्स। ठीक है, ठीक हो गया। और एक पहले भी शादी इस तरह हुई हुई थी, तो उन्हें पता था कि ये इस तरह से सेफ है, लड़का ठीक है, तो शादी हो गई। वाह, तो रेस्ट इज हिस्ट्री। क्या बात है, माशाल्लाह जी। कितने बच्चे हैं हारून भाई? माशाल्लाह 3 बच्चे हैं जी मेरे, 3 बेटियां हैं माशाल्लाह। और पढ़ रही हैं। सुनो डिजिटल की 90% ऑडियंस ऐसी है जो हमें देखती है, हमारे कंटेंट को पसंद करती है, और अगर हम उनके लिए कोई वैल्यूएबल कंटेंट बनाते हैं तो उनसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए कंटेंट लाते रहेंगे और आपको इसी तरह की चीज़ें सिखाते रहेंगे। तब तक के लिए अपने होस्ट अब्दुल हई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।